हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 14 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसी होती है और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसेस अपनाए गए हैं उन प्रोसेस को हमें डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो आपको पता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, जिसमें कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन इसमें 12 होते हैं, ऑक्सीजन इसमें 6 एटम है। ये ग्लूकोज का यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला है। और ये जो यहाँ पर 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम और 6 ऑक्सीजन एटम है, उनको इस तरीके से डिटरमाइन यहाँ पर अरेंज किया जाता है। देखिए, आप यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इनको किस तरीके से अरेंज किया गया, एक CHO ग्रुप सबसे ऊपर, 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी 4 OH ग्रुप यहाँ पर बीच में होते हैं और एक OH ग्रुप इनमें सबसे नीचे होता है। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरीके से होती है। CHO CHOH का होल 4 यानी 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनके बीच में, और CH2OH यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक OH ग्रुप सबसे नीचे होता है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम खोल कर लिखें तो किस तरीके से होगी, देखिए। इस स्ट्रक्चर को हम खोलकर किस तरीके से लिख सकते हैं। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले हम 6 कार्बन एटम बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन खींची। लाइन खींचने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे 6 कार्बन एटम लिख लेंगे। एक कार्बन एटम हो गया, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा, पांचवा और छठा। 6 कार्बन एटम हो गए। और आपको पता है सबसे ऊपर CHO ग्रुप, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा CHO ग्रुप। उसके बाद क्या करना है, हमारे बीच में क्या है, एक हमारा क्या है OH ग्रुप सबसे नीचे, तो CH2OH ग्रुप हमारा सबसे नीचे। और बीच में हमारे क्या है, 4 OH ग्रुप मौजूद हैं। तो एक OH ग्रुप हमने यहाँ पर लगाया, यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। अब हमें क्या करना है, जो तीसरा कार्बन है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन में OH ग्रुप को हमें क्या कर देना है, इसकी प्लेस को चेंज कर देना है। यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है, इसको लेफ्ट साइड में लिख देना है। ये OH ग्रुप यहाँ पर, एक H ग्रुप यहाँ पर, फिर वही OH ग्रुप राइट में, H लेफ्ट में, OH ग्रुप राइट में, H लेफ्ट में। इस तरीके से इसको हम खोल कर लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हो गई। एक बार फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पर, इसको देखिए। तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस इसमें हमें करना क्या है, इसमें ये हमने CHO ग्रुप यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद इसके राइट साइड में OH ग्रुप लगा देना है। अगला जो OH ग्रुप लगाएंगे वो लेफ्ट साइड में लगाएंगे, बाकी सब राइट साइड में। इस तरीके से स्ट्रक्चर इनको खोल कर लिखी जाती है। इसको हम इसकी D स्ट्रक्चर कहते हैं और इसको प्लस से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। यानी इसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, किस तरीके से याद रखेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम कुछ प्रोसेस पढ़ लेते हैं। देखिए, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नाउन एज डेक्सट्रोज। ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज होता है और इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। अब ये इसमें टर्म आया एल्डोहेक्सोज, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जानिए हेक्सोज क्या है। हेक्सोज ऐसी सिंपल शुगर होती है जिसमें 6 कार्बन एटम हो, यानी ऐसी सिंपल शुगर जिसमें 6 कार्बन एटम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेक्सोज। और अगर इस हेक्सोज से एल्डिहाइड ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, अगर इस हेक्सोज से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है एक एंड पर, तो उसको हम कहेंगे एल्डोहेक्सोज। जैसे कि आपने यहाँ पर क्या देखा था, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी थी। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा, यहाँ पर CHO, ये CHOH का होल 4 और यहाँ पर CH2OH। तो यहाँ पर क्या है, एक कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम ये और एक कार्बन एटम ये, तो कितने हो गए हमारे पास, 6 कार्बन एटम। 6 कार्बन एटम है और ये सिंपल शुगर है, तो इसका मतलब क्या हुई, हेक्सोज हुई। और इस हेक्सोज में एक एंड पर एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है। इस हेक्सोज शुगर में एक एंड पर एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है, CHO ग्रुप भी अटैच है, तो ये हो जाएगी एल्डोहेक्सोज। तो ग्लूकोज हमारा एक एल्डोहेक्सोज होता है और इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट
नेमली स्टार्च, सेलुलोज एटसेट्रा। और जो ये हमारा ग्लूकोज होता है, ये जो लार्जर कार्बोहाइड्रेट होते हैं जैसे कि स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, इनका मोनोमर होता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है जो स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज की जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो आपस में मिलकर क्या बनाती है? स्टार्च और सेलुलोज बनाती है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें, जो स्टार्च और सेलुलोज होगा उनमें एक से ज़्यादा ग्लूकोज की मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट होगी। इट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट एबिंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ। और जो ग्लूकोज होता है ये अर्थ पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड ये अर्थ पर पाया जाता है। यानी कहें अर्थ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है वो कौन सा है? ग्लूकोज है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इट वॉज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एविडेंसेस। अब हमने ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर देखी, ग्लूकोज की हमने यहाँ पर ये वाली जो स्ट्रक्चर देखी, ये स्ट्रक्चर किन एविडेंसेस के आधार पर, किस प्रोसेस के आधार पर इसको असाइन की गई, वो प्रोसेस हमें पढ़ना है। तो ग्लूकोज को जो ये स्ट्रक्चर दी गई, इसके एविडेंसेस क्या क्या हैं, इसके सबूत क्या क्या हैं, ये हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला एविडेंस है फर्स्ट, इट्स मोलिकुलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी 6,6H12O6। ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला था वो क्या पाया गया? वो C6H12O6 पाया गया। यानी सबसे पहले क्या डिटरमाइन किया गया? सबसे पहले ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया गया। वो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। अब बात आती है ग्लूकोज का जो ये मोलिकुलर फॉर्मूला है ये किस तरीके से डिटरमाइन किया गया। तो इसके लिए क्या किया गया? ग्लूकोज को पाउडर फॉर्म में लिया गया। सबसे पहले क्या किया गया? ग्लूकोज को पाउडर फॉर्म में लिया गया। पाउडर फॉर्म में लेने के बाद उसको कंबशन किया गया, यानी उसको जलाया गया। ग्लूकोज को हमने पाउडर फॉर्म में लिया, ग्लूकोज को पाउडर फॉर्म में लेने के बाद उसका कंबशन किया गया। जैसे ही ग्लूकोज का कंबशन किया गया तो उससे CO2 और H2O प्रोड्यूस हुई। ग्लूकोज का कंबशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पर बने, इनका फॉर्मेशन हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हो गया तो इनके आधार पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो मास परसेंटेज है वो निकाली गई। CO2 और H2O बन गए। CO2 और H2O जब बन गए तो इनमें से क्या किया गया? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो मास परसेंटेज है वो डिटरमाइन कर ली गई। जैसे ही कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मास परसेंटेज डिटरमाइन कर ली गई तो इससे हमें क्या पता चल गया? इससे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला गया। और एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करने के बाद ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया गया। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C6H12O6। तो हमें पता लग गया, यानी मोल कॉन्सेप्ट के आधार पर ग्लूकोज को पाउडर फॉर्म में लिया गया, उसका कंबशन किया गया जिससे CO2 और H2O बने। CO2 और H2O बनने के बाद कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास परसेंटेज हमने डिटरमाइन किया। मास परसेंटेज डिटरमाइन करने के बाद उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला। एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बाद उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन किया गया। वो कितना आया? C6H12O6। यानी यहाँ पर हमने मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला उसका डिटरमाइन कर लिया। पहला एविडेंस। दूसरा क्या है? दूसरा है, अब हमें ये तो पता लग गया कि ग्लूकोज में जो कार्बन एटम है वो हमारे पास 6 कार्बन एटम है। अब ये 6 कार्बन एटम सिंगल चेन के रूप में जुड़े हुए हैं कुछ इस तरीके से। ये जो हमारे पास 6 कार्बन एटम है वो सिंगल चेन के रूप में जुड़े हुए हैं या फिर इस तरीके से रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं, ये हमें नहीं पता। हमें कितना पता है? हमें सिर्फ ये पता है ग्लूकोज में कार्बन एटम 6 है। ये 6 कार्बन एटम सिंगल चेन के रूप में जुड़े हुए हैं, किसी तरीके की रिंग के रूप में जुड़े हुए हैं या किसी और तरीके से जुड़े हुए हैं, ये हमें नहीं पता। इसको पता करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? देखिए यहाँ पर, ऑन प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI
It forms an hexane, suggesting that all the 6 carbon atom are linked in a straight chain. तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज की जो रिएक्शन है वो HI के साथ करा दी। ग्लूकोज को हीट कर दिया HI के साथ। आपको पता है HI क्या है? HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करता है, चाहे कार्बोनिल ग्रुप हो यानी CHO ग्रुप या CO ग्रुप या फिर वो OH ग्रुप हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या कर देता है, इनको एल्केन में रिड्यूस कर देता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, जो हमारा HI है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, CHO ग्रुप हो चाहे OH ग्रुप हो, एल्डिहाइड ग्रुप चाहे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दोनों को ही क्या कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ पर देखिए रिएक्शन किस तरीके से हुई। ग्लूकोज हमने लिया, ग्लूकोज को हमने हीट किया HI के साथ, जिससे हमें क्या मिला, जिससे हमें एनहेक्सेन मिला। एनहेक्सेन मिलने का कारण क्या है? एनहेक्सेन मिलने का से हमें पता चलता है कि जो हमारा HI है उसने CHO ग्रुप को और जो इसमें OH ग्रुप है उनको किस में कन्वर्ट कर दिया, उनको एल्केन में कन्वर्ट कर दिया। और एल्केन अगर हमें मिल गया, एनहेक्सेन अगर हमें मिल गया, तो इससे हमें पता लग गया कि जो ये 6 कार्बन एटम है ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे एक चेन में जुड़े हुए हैं। अगर हमें एनहेक्सेन ना मिलता, इस रिएक्शन में अगर हमें एनहेक्सेन ना मिलता तो हमें पता ना लगता कि जो कार्बन एटम है, 6 हमारे पास जो कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। जब HI के साथ रिएक्शन कराने पर अगर हमें एनहेक्सेन मिला है तो इस एनहेक्सेन से मिलने से हमें पता लगा कि जो ग्लूकोज में जो 6 कार्बन एटम है वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन ए स्ट्रेट चेन। जो हमें HI के साथ रिएक्शन कराने पर एनहेक्सेन मिला, इससे हमें पता चला कि जो 6 के 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज में वो स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर ये 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं तभी हमें एनहेक्सेन मिला, वरना नहीं मिलता। तो दूसरा हो गया। अब हमें 2 चीज़ें पता लग गई। पहली चीज़, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें पता लग गया। दूसरी चीज़ क्या पता लग गई कि जो ग्लूकोज है उसमें 6 के 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। 2 चीज़ें हमें पता लग गई। अब तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ हम पता करेंगे कि ग्लूकोज में कोई कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं है। ग्लूकोज में जो आप यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कैसे है, इसका पता कैसे लगा कि ग्लूकोज में एक CHO ग्रुप भी मौजूद है, उसका पता लगाने के लिए हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम एंड एड्स ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू गिव साइनोहाइड्रिन। तो इसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH के साथ, जिससे ऑक्साइम बना। और ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने कराई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ यानी HCN के साथ, तो उससे साइनोहाइड्रिन बना। These reaction confirm the presence of carbonyl group in glucose। और जो ये 2 रिएक्शन हो रही हैं, इन रिएक्शन से ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस का पता लगता है। पहले रिएक्शन देख लीजिए कैसी रिएक्शन है। ये हमने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने कराई हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ यानी NH2OH के साथ, तो उससे हमारा बना ऑक्साइम। ये हमारा बना ऑक्साइम। अब ये जो ऑक्साइम बन रहा है ये किस तरीके से बना, वो रिएक्शन में पहले आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज हमारा ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये हमारा क्या आ गया CHO ग्रुप। यहाँ पर 4 लगे हैं CHOH का होल 4 और एक है हमारा CH2OH, ये हो गया हमारा। अब इसकी रिएक्शन हमने कराई NH2OH के साथ। NH2OH में यहाँ पर देखिए ये नाइट्रोजन, ये यहाँ पर इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक OH यहाँ पर इससे जुड़ा हुआ है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब हमने NH2OH के साथ कराई, इसमें सिंपल क्या होगा, इसमें सिंपल इस CHO से O और यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। यहाँ से एक बार फिर से देखिए, CHO में ये ऑक्सीजन
और यहाँ से NH2 में ये जो दो हाइड्रोजन है ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे और जो ये हमारा नाइट्रोजन है वो इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा डबल बॉन्ड से। किस तरीके से क्या बनाएगा, वो बनाएगा यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या बना। प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये यहाँ पर CHOH का होल 4 ये तो है ही, CH2OH ये तो है ही, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो क्या था, CH से यहाँ पर डबल बॉन्ड से NOH ग्रुप जो बचा था वो यहाँ पर आकर जुड़ गया, ये बन गया हमारा ऑक्साइम। ये किस तरीके से बना ये मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन वाटर के रूप में बाहर निकल गए। यहाँ से जो ये नाइट्रोजन है ये क्या करेगा, इस कार्बन से डबल बॉन्डेड से जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या बचा NOH, इस तरीके से। तो ये बन गया हमारा ऑक्साइम। ऑक्साइन का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन में क्या किया गया, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की गई HCN के साथ, जिससे हमारा क्या बना, साइनोहाइड्रिन बना। और आपको पता है यहाँ पर जो HCN है वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। HCN न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। अब ये साइनोहाइड्रिन कैसे बना, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है हमारे पास, ये CHOH का होल 4, CH2OH और यहाँ पर ये CHO ग्रुप, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H, और यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, HCN के साथ करा रहे हैं। तो आपको पता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि HCN एक न्यूक्लियोफाइल है। तो होगा क्या, यहाँ पर जो ये HCN में जो ये CN है ये क्या करेगा, ये इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा। HCN में जो ये CN नेगेटिव है ये इस कार्बन पर जाकर अटैक करेगा, इससे अटैच हो जाएगा। इससे जैसे ही ये अटैच होगा तो ये यहाँ पर ऑक्सीजन ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CN कार्बन से अटैच हुआ, जिससे ऑक्सीजन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब जब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये हाइड्रोजन इस OH से जाकर अटैच हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बन गया हमारा ये साइनोहाइड्रिन। कार्बन से CN जुड़ा और यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन था इससे ये हाइड्रोजन जुड़ गया। सिंपल रिएक्शन है। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर साइनोहाइड्रिन। अब इस एक्सपेरिमेंट से पता क्या चला ये हमें याद रखना है। तो NH2 और HCN के साथ रिएक्शन कराने के बाद हमें ये पता लग गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर ये कार्बोनिल ग्रुप हमारा कीटोन भी हो सकता है, ये अभी तक नहीं पता। लेकिन इतना पता लग गया कि HCN से रिएक्शन कराने के बाद, यानी NH2OH और HCN से रिएक्शन कराने के बाद हमारा जो ग्लूकोज है या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है या फिर उसमें कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है। इतना हमें पता लग गया, क्योंकि दोनों की दोनों रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, कार्बोनिल ग्रुप पर हो रही है। ये भी यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है NH2OH के साथ, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर भी HCN से जब रिएक्शन कराई तो ये भी किसके साथ, किस पर हो रही है, कार्बोनिल ग्रुप पर ही हो रही है। तो इस थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा कि ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मौजूद है, यानी NH2OH और HCN से रिएक्शन कराने के बाद ये तो कन्फर्म हो गया कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ये अभी तक नहीं पता लगा। इन दो रिएक्शन से ये पता लगा कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड है या कीटोन है ये नहीं पता लगा। ये पता लगाने के लिए अगला एक्सपेरिमेंट है, रिएक्शन इसमें कराई गई। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। तो फोर्थ स्टेप में क्या किया गया, ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कराई गई। और आपको पता है जो ब्रोमीन वाटर होता है
ब्रोमीन वाटर क्या है? ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर क्या कर देता है? एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें आपको याद रखना है, जो ब्रोमीन वाटर है वो सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। ब्रोमीन वाटर ना तो कीटोन को और ना ही OH यानी एल्कोहलिक ग्रुप को, इन दोनों को ही COOH ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें क्या हुआ, जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई ब्रोमीन वाटर के साथ, तो इससे हमें मिला ग्लूकोनिक एसिड। और हमने देखा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO ग्रुप, वो कन्वर्ट हो गया COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में। और मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्रोमीन वाटर है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सिर्फ CHO को COOH में कन्वर्ट करेगा, ना वो कीटोन को कन्वर्ट करेगा ना वो OH को कन्वर्ट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इस रिएक्शन से पता चला कि जो ग्लूकोज में जो एक कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ना कि कीटोन ग्रुप। इस रिएक्शन से हमें ये पता चला। दिस इंडिकेट दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन एल्डिहाइडिक ग्रुप। इस रिएक्शन से हमें ये पता लग गया कि जो ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप मौजूद है वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ना कि कीटोनिक ग्रुप। क्योंकि जो ब्रोमीन वाटर है वो सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, ना वो कीटोन को कन्वर्ट कर सकता, ना ही वो अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर इस रिएक्शन में ग्लूकोनिक एसिड बना। इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो हमें पता लग गया कि जो कार्बोनिल ग्रुप था वो कौन सा था, एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब देखिए इसमें पांचवा स्टेप है, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड गिव्स ग्लूकोज पेंटाएसिटेट विच कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। तो पांचवी रिएक्शन में क्या किया गया, जो ग्लूकोज है उसका एसिटाइलेशन किया गया, यानी ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ की गई, और इस रिएक्शन से हमें ग्लूकोज पेंटाएसिटेट प्राप्त हुआ। यानी इसमें प्रोडक्ट क्या बना, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अब इसमें प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन इस प्रोडक्ट से हुआ क्या, जब ग्लूकोज पेंटाएसिटेट का फॉर्मेशन हुआ तो इससे हमें पता लग गया कि जो ग्लूकोज है उसमें 5 OH ग्रुप मौजूद है। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, ये रिएक्शन यहाँ पर पहले देख लेते हैं। पहले ये नीचे रिएक्शन दी गई है, इसे देखिए, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज की रिएक्शन कराई एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है आपको पता है, CH3CO, ये बीच में एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के इधर भी क्या लगा होगा, यही ग्रुप COCH3, ये होता है हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराई गई तो इसमें बना ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। आपको पता है जब भी हम क्या करते हैं, जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो उससे एस्टर बनता है और एसिड बनता है। तो अगर ग्लूकोज में अल्कोहल हुआ, ग्लूकोज में अगर अल्कोहल हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस ग्लूकोज में अल्कोहल की प्रेजेंस को पता करने के लिए हमने ये रिएक्शन कराई। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी कोई एनहाइड्राइड होगा, जब भी हम किसी एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल के साथ, तो क्या बनेगा, हमारा एस्टर बनेगा। अगर इस रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर इस ग्लूकोज में अल्कोहल मौजूद है। अगर इस रिएक्शन में एस्टर की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो हमारा जो ग्लूकोज है उसमें अल्कोहल मौजूद नहीं है। तो अल्कोहल की प्रेजेंस को पता करने के लिए ये रिएक्शन कराई गई। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, यहाँ पर ये मैं पूरी रिएक्शन आपको पहले लिखकर बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लेते हैं ग्लूकोज, ये हमारा CHOH का होल 4, और यहाँ पर CH2OH, ये हमारा ग्लूकोज हो गया। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की दर भी CO CH3, यहाँ पर ये लग गया। तो देखिए यहाँ पर होगा क्या, मैंने आपको बताया
जब भी किसी अल्कोहल की रिएक्शन हम एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो इसमें से होगा क्या, जो ये अल्कोहल हैं OH ग्रुप हैं, इनका H, इनका हाइड्रोजन, और यहाँ से जो हमारा ये वाला ग्रुप है CH3COO, यहाँ से ये हाइड्रोजन किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, ये एसिड के रूप में बाहर निकल जाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, अल्कोहल का हाइड्रोजन और यहाँ से एसिटिक एनहाइड्राइड में CH3COO ग्रुप, ये यहाँ से किसके रूप में बाहर निकल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में CH3COOH, क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बाकी बचा ये वाला ग्रुप CH3CO, ये कहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन निकला उस ऑक्सीजन के साथ जाकर ये जुड़ जाएगा। तो बचा ये वाला हमारा ग्रुप, ये जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ। अब ऐसा तो नहीं एसिटिक एनहाइड्राइड एक ही होंगे, बहुत सारे होंगे इनके मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर इससे भी तो हाइड्रोजन निकलेंगे। ये जो हमारा CH3COO है, ये क्या करेगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ पहले। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से ये वाला ग्रुप, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, यहाँ से ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाएगा, CH3COOH, इधर से हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में। इसी तरीके से जो ये वाला अल्कोहल है, ये 4 अल्कोहल है, 4 OH ग्रुप है, ये भी इसी तरीके से होंगे। ये जो हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड के और मॉलिक्यूल हैं, उनमें से CH3COO और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के 5 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, CH3CO। अब ये जो CH3CO है, ये इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, CH3CO है, ये इस ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच हो जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। इस तरीके से देखिए, यहाँ पर CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर CO, CH3, ये हमारा बन गया एस्टर। तो इसमें हम देखते हैं हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से, यहाँ से हाइड्रोजन निकला, CH3 ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ गया, यहाँ से 4 हाइड्रोजन निकलेंगे और 4 COCH3 ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 5 OH ग्रुप से 5 हाइड्रोजन निकले और 5 COCH3 ग्रुप आकर यहाँ पर जुड़ गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन क्या बताता है कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें 5 OH ग्रुप मौजूद थे, क्योंकि एनहाइड्राइड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है। यहाँ पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है और वो भी क्या, पेंटा एसीटेट, जिसमें 5-5 COCH3 ग्रुप मौजूद हैं। अब अगर पेंटा एसीटेट बन रहा है, पेंटा एसीटेट के बनने से हमें क्या पता चला कि जो ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप भी 5 है, क्योंकि पेंटा एसीटेट बना। पेंटा एसीटेट के बनने से हमें क्या पता लग गया कि जो ग्लूकोज है उसमें 5-5 OH ग्रुप मौजूद हैं। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चला, OH ग्रुप की प्रेजेंस के बारे में। Since it exists as a stable compound, 5 OH groups should be attached to different carbon atom। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, वो एक स्टेबल कंपाउंड है। अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, हमें पता लग गया OH ग्रुप ग्लूकोज में 5 है। अब एक कार्बन से एक OH ग्रुप अटैच है या फिर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच है, ये हमें नहीं पता। तो इसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया, आपको पता है जो ग्लूकोज होता है वो हमारा एक स्टेबल कंपाउंड होता है। ग्लूकोज हमारा स्टेबल होता है और स्टेबल कब होगा, जब कार्बन पे सिर्फ एक ही OH ग्रुप हो। क्योंकि आपको पता है अगर कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं, कार्बन पे अगर एक से ज़्यादा OH ग्रुप होते हैं तो वो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। जब भी कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप होंगे तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। तो हमें पता है ग्लूकोज हमारा स्टेबल है तो कार्बन पे एक से ज़्यादा OH ग्रुप नहीं हो सकते। तो इससे हमें एक बात पता चली कि जो हमारे 5 OH ग्रुप हैं वो 5 अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं।
जैसे कि ये CHO, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये CH2OH यहाँ पर। तो एक OH ग्रुप इस कार्बन से, एक OH ग्रुप यहाँ पर, OH ग्रुप इस कार्बन से, एक OH ग्रुप इस कार्बन से, एक OH ग्रुप इस कार्बन से और एक OH ग्रुप इस वाले कार्बन से। तो पांचों के पांचों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि OH ग्रुप हमारे 5 हैं ग्लूकोज में। अब हमें ये पता लगाना है कि जो हमारा ग्लूकोज है क्या उसमें कोई प्राइमरी अल्कोहल भी है। तो प्राइमरी अल्कोहल का पता लगाने के लिए उसकी रिएक्शन हम कराएंगे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। सिक्स्थ देखिए, ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ यील्डेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सैक्रिक एसिड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहलिक OH ग्रुप इन ग्लूकोज। जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराया या फिर ग्लूकोज की रिएक्शन कराई नाइट्रिक एसिड के साथ तो ग्लूकोज से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना, और जब हमने ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन कराई नाइट्रिक एसिड के साथ तब भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना जो है सैक्रिक एसिड। और ये सैक्रिक एसिड जो बना इसके बनने से हमें क्या पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। वो कैसे पता चला? वो इसलिए क्योंकि जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और जो एक कंसंट्रेटेड HNO3 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये क्या करता है, ये CHO ग्रुप को भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको भी COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे हमें क्या पता चला? अगर ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें एक और पॉइंट याद रखना है, वो पॉइंट क्या है कि जो कंसंट्रेटेड HNO3 होता है वो सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल इनको इतनी अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। कंसंट्रेटेड HNO3 सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही अच्छी तरीके से ऑक्सीडाइज कर पाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी को नहीं कर पाएगा। तो जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ हमने जब ग्लूकोज की रिएक्शन कराई तो हमारा सैक्रिक एसिड बना। यानी यहाँ पर क्या हुआ, CHO ग्रुप भी COOH में कन्वर्ट हो गया, और जहाँ पर ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये भी COOH में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से जब हमने ग्लूकोनिक एसिड की रिएक्शन कराई कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तब भी क्या हुआ, तब ये COOH तो है ही, तब भी जो ये OH ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ये COOH में कन्वर्ट हो गया। तो इससे हमें एक बात पता चली, यहाँ पर सैक्रिक एसिड बन रहा है, यानी यहाँ पर OH ग्रुप COOH में कन्वर्ट हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता लग गया? इससे हमें पता लग गया कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है तभी कंसंट्रेटेड HNO3 उसको COOH में कन्वर्ट कर पा रहा है। अगर प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ना होता तो उसको वो COOH में कन्वर्ट ना कर पाता। तो ये इसके कुछ एविडेंस हमने पढ़े। The exact spatial arrangement of different OH group was given by Fischer after studying many other properties. आपको पता है जो ग्लूकोज है उसमें हमने पढ़ा 5 OH ग्रुप हैं। अब ये 5 OH ग्रुप किस तरीके से अरेंज हैं, उनकी स्पेटियल अरेंजमेंट क्या है वो दी थी हमें फिशर ने। फिशर ने क्या किया, ग्लूकोज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद उन्होंने ग्लूकोज की स्पेटियल अरेंजमेंट दी। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज फर्स्ट। ग्लूकोज की जो करेक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट है, ग्लूकोज की जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर फर्स्ट में दी गई है। ये आपको याद रखनी है, ये इसमें पूछी जा सकती है। ग्लूकोज में जो 5 OH ग्रुप हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज है। इसको आपको याद क्या कैसे रखना है, वो इस तरीके से, यहाँ पर क्या होगा, जो CHO ग्रुप है उसके बिल्कुल राइट साइड में OH ग्रुप होगा, जो अगला OH ग्रुप होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में। बस ये चेंज है इसमें, 3 OH ग्रुप राइट साइड में, और CHO से जो ये तीसरे कार्बन पर यहाँ पर OH ग्रुप है ये लेफ्ट हैंड साइड में। इसको हम बनाएंगे कैसे, ये CHO,
ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, और ये हमारा CH2OH, यहाँ पर हमारा ये CH2OH। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इस स्पेटियल अरेंजमेंट को याद रखने का तरीका है, ये हमारा CHO है, CHO से जो अगला कार्बन है उस पर राइट साइड में OH ग्रुप, जो तीसरा कार्बन है उस पर लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में। तो इसमें बस एक आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख लेना है कि CHO से जो तीसरा कार्बन है, ये वाला कार्बन, उसमें जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सब राइट साइड में। ये बस आपको याद रखना है, CHO से तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में। ये इसकी करेक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट को याद रखने का तरीका है। ग्लूकोनिक एसिड की जो स्पेटियल अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से, वो क्या है, बस ग्लूकोनिक एसिड में CHO की जगह पर COH ग्रुप, बाकी सब सेम है, क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड में CHO COH में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारा सैक्रिक एसिड होगा उसकी स्पेटियल अरेंजमेंट इस तरीके से, वो क्या, बाकी सब सेम, सैक्रिक एसिड में इधर भी COH ग्रुप, और ये वाला जो प्राइमरी अल्कोहल है ये भी COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सैक्रिक एसिड में 2 COH ग्रुप, ये इनकी 3 स्पेटियल अरेंजमेंट है, ये आप याद रख सकते हैं। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, CHO ग्रुप से तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में। सिंपल ट्रिक है। Glucose is correctly named as D plus glucose. D before the name of glucose represent the configuration, whereas प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। ग्लूकोज को हम जो करेक्ट वे में लिखते हैं वो उसका करेक्ट नाम है D प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पर D प्लस क्या है, यहाँ पर जो D रिप्रेजेंट किया गया है ये इसके नोमेनक्लेचर को रिप्रेजेंट करता है, इसकी नेमिंग को रिप्रेजेंट करता है। D का मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या है, नोमेनक्लेचर से। और यहाँ पर D यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो प्लस है, यहाँ पर जो प्लस दिया गया है वो प्लस रिप्रेजेंट करता है ग्लूकोज के डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर को। अब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का मतलब है कि जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट यानी ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही हो, प्लेन पोलराइज लाइट, एक लाइट होती है इस तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, जबकि जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती है, PPL यानी प्लेन पोलराइज लाइट, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी इस तरीके से। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब यहाँ पर होता है, यानी ग्लूकोज की जो ये हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखी, ग्लूकोज की जो हमने ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर देखी, ये फर्स्ट नंबर वाली, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर की है। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर का मतलब क्या है कि जो ग्लूकोज है वो PPL को, प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। इसी के कारण यहाँ पर प्लस लगाया गया है। तो जहाँ पर भी प्लस लगा होगा उसका मतलब, प्लस का मतलब है ये प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। It should be remembered that D and L have no relation with the optical activity of the compound। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर जो ये D लगाया गया है और कहीं पर L लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सिर्फ इनकी कॉन्फ़िगरेशन से, इनकी नेमिंग से। D एंड L का कोई भी रिलेशन नहीं है कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी से। यहाँ पर जो D एंड L लिखे गए हैं इनका कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ नेमिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। दे आर आल्सो नॉट रिलेटेड टू लेटर D एंड L। और जो यहाँ पर कैपिटल D और कैपिटल L है ये स्मॉल d और स्मॉल l से भी यहाँ पर क्या है, जिनको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी कहते हैं, उनसे भी इनका कोई भी रिलेशन नहीं है। कैपिटल D कैपिटल L बिल्कुल अलग हैं, स्मॉल d और स्मॉल l बिल्कुल अलग हैं। ये नेमिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लेवोरोटेटरी के रूप में। द मीनिंग ऑफ कैपिटल D एंड कैपिटल L नोटेशन इज एज फॉलोज। यहाँ पर जो कैपिटल D और कैपिटल L दिए गए हैं उनका मीनिंग नीचे दिया गया है। द लेटर D और L बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट
The relative configuration of a particular stereoisomer of a compound with respect to configuration of some other compound, configuration of which is known। यहाँ पर जो लेटर डी और एल दिए गए हैं किसी भी कंपाउंड के नाम के, किसी भी कंपाउंड के नाम के आगे जो कैपिटल डी और कैपिटल एल लगाया जाता है वो सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करता है। यानी किसी कंपाउंड के अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स होंगे, किसी कंपाउंड के जो अलग अलग स्टीरियो आइसोमर होंगे उनकी आपस में एक दूसरे के रिलेशन में क्या कॉन्फ़िगरेशन है, इसको डिनोट करने के लिए हम डी और एल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ग्लूकोज के केस में आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये CHO, तीसरे कार्बन पर यहाँ पर OH इधर, ये हाइड्रोजन इधर, OH इधर, हाइड्रोजन इधर। इस तरीके से हम ये क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज की डी फॉर्म बना रहे हैं। अब ग्लूकोज की एल फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी मिरर इमेज बना देंगे। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ग्लूकोज की एल फॉर्म बनाने के लिए इसकी मिरर इमेज बना देंगे। CHO तो इधर, यहाँ पर ये CH2OH ऐसे ही रहेगा। मिरर इमेज बनाने के लिए ये OH इधर आ जाएगा। अब OH ये वाला OH इधर चला जाएगा। ये इस तरीके से ये OH, ये H, ये OH, ये H। तो ये होती है इसकी डी फॉर्म और ये होती है इसकी एल फॉर्म। यानी ये क्या है, ये दोनों हमने जो बनाए हैं ये दोनों ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये दोनों ग्लूकोज के क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स। बस इनमें एक कॉन्फ़िगरेशन इनकी बिल्कुल अलग है। वो कैसे है, क्योंकि ये जो डी फॉर्म है, डी फॉर्म को याद रखने का तरीका क्या है कि जो ये हमारा CH2OH ग्रुप है इसके राइट हैंड साइड में अगला OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। और एल फॉर्म को याद रखने का तरीका क्या है कि जो ये हमारा CH2OH ग्रुप है इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगला OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं OH ग्रुप की जो कॉन्फ़िगरेशन है डी फॉर्म में और एल फॉर्म में वो बिल्कुल अलग है। तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को स्टीरियो आइसोमर्स में किसी भी कंपाउंड के जो अलग अलग स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करने के लिए डी और एल का इस्तेमाल किया जाता है। In the case of carbohydrate, this refers to their relation with a particular isomer of glyceraldehyde। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो सबसे जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो है हमारा ग्लाइसरल्डिहाइड। इसका एग्जांपल लेकर हम देख सकते हैं। ग्लाइसरल्डिहाइड के दो आइसोमर हैं। Glyceraldehyde contains one asymmetric carbon atom and exists in two enantiomeric form as shown below। जो ग्लाइसरल्डिहाइड होता है उसमें एक असिमेट्रिक कार्बन होता है और ये इसके दो इनेंशियोमर्स होते हैं, दो स्टीरियो आइसोमर इसके होंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, ये ग्लाइसरल्डिहाइड। ग्लाइसरल्डिहाइड में एक क्या है, असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जिससे चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों। ये वाला जो कार्बन है इससे ये अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप और ये पूरा का पूरा अलग ग्रुप। तो आप देख सकते हैं इस वाले कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, असिमेट्रिक कार्बन। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लाइसरल्डिहाइड है उसकी दो इनेंशियोमेरिक फॉर्म होती है। पहली फॉर्म जिसमें OH ग्रुप CH2OH के राइट हैंड साइड में हो। दूसरी फॉर्म जिसमें OH ग्रुप CH2OH के लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो ऐसी फॉर्म जिसमें CH2OH से जो अगला ग्रुप है कार्बन है उसमें OH ग्रुप राइट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है, ऐसी फॉर्म कहलाती है डी फॉर्म, जिसको प्लस से डिनोट किया गया है यहाँ पर। और ऐसी फॉर्म जिसमें CH2OH से जो अगला OH ग्रुप है वो लेफ्ट हैंड साइड में है वो कहलाती है हमारी एल फॉर्म, जिसको यहाँ पर ये माइनस ग्लाइसरल्डिहाइड से डिनोट किया गया है। तो आपको डी और एल का किस तरीके से याद रखना है, डी में क्या होता है, CH2OH से अगला OH राइट हैंड साइड में होता है और एल फॉर्म में CH2OH से अगला OH लेफ्ट हैंड साइड में अटैच होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें ये कौन सी फॉर्म है, CH2OH से अगला OH राइट हैंड साइड में, तो ये हो गई ग्लूकोज की डी फॉर्म। Plus isomer of glyceraldehyde has D configuration. It means that when its structural formula is written on paper following specific convention which you will study in higher classes, the OH group lies on right hand side in the structure।
ग्लाइसरॉल्डिहाइड की जो प्लस आइसोमर हमने ऊपर पढ़ा, इसमें डी कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब क्या है कि जब हम पेपर पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो जो उसमें OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जो प्लस फॉर्म है, इसमें जो ये OH ग्रुप है ग्लाइसरॉल्डिहाइड में वो किस में आ रहा है, राइट हैंड साइड में, तो ये इसकी प्लस आइसोमर है। All those compound which can be chemically correlated to D plus isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration, whereas those which can be correlated to L isomer of glyceraldehyde are said to have L configuration. ऐसे सभी कंपाउंड जिनको हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड की इस डी फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं वो कहलाती है डी कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जिनको हम ग्लाइसरॉल्डिहाइड की एल फॉर्म से कोरिलेट कर सकते हैं ऐसे कहलाते हैं हमारे एल कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड। जैसे कि ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड की डी फॉर्म हमने कैसे पता लगी, इसमें जो OH ग्रुप है वो राइट हैंड साइड में है, CH2OH से अगला ग्रुप OH राइट हैंड साइड में। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे फ्रुक्टोज हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप CH2OH से अगला OH ग्रुप राइट हैंड साइड में होगा उसकी डी कॉन्फ़िगरेशन होगी। यानी उसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, उसको हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर को ग्लाइसरॉल्डिहाइड की इस वाली स्ट्रक्चर से रिलेट करके देख रहे हैं। और सभी कंपाउंड की ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम इस वाली स्ट्रक्चर से रिलेट करके देख सकते हैं, यानी जिसमें CH2OH से अगला OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में हो, वो कहलाती है एल कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड। यानी उसको हम किससे रिलेट कर रहे हैं, इसकी एल फॉर्म से। In L isomer OH group is on left hand side as you can see in the structure. L फॉर्म में जो OH ग्रुप होता है वो किस में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, जैसा कि आप देख सकते हैं। For assigning the configuration of monosaccharide, it is the lowest asymmetric carbon atom as shown below which is compared. तो किसी भी मोनोसैकराइड को D और L फॉर्म देने के लिए, किसी भी मोनोसैकराइड को डी और एल कॉन्फ़िगरेशन देने के लिए क्या करना पड़ता है, जो सबसे नीचे वाला असिमेट्रिक कार्बन है उसको हम कंपेयर करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे नीचे वाला यानी CH2OH से ऊपर वाला, CH2OH से जो, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे CHO से CH2OH की तरफ, नीचे की तरफ कार्बन जा रहे हैं, तो सबसे नीचे वाला क्या है, CH2OH। CH2OH से ऊपर वाला जो कार्बन है ये वाला है सबसे नीचे वाला असिमेट्रिक कार्बन। CH2, ये जो हमारा ये वाला कार्बन है CH2OH से ऊपर वाला, इस पर देखेंगे कि इस वाले कार्बन पर OH ग्रुप कौन सी साइड में जुड़ा हुआ है। अगर राइट साइड में जुड़ा हुआ है तो डी फॉर्म, अगर लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हुआ है तो एल फॉर्म, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा डी ग्लाइसरॉल्डिहाइड और ये डी ग्लूकोज। इसमें हम क्या देख रहे हैं, CH2OH से अगले वाला कार्बन, इस कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, राइट साइड में, तो ये हो गया डी ग्लूकोज। तो ये हम क्या देखते हैं, सबसे नीचे वाला कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन देखते हैं, क्योंकि ये तो CH2OH है। CH2OH से जो ये ऊपर वाला कार्बन है ये क्या है, सबसे नीचे वाला असिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि ग्लूकोज में 4 असिमेट्रिक कार्बन होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इन चारों असिमेट्रिक कार्बन में जो ये वाला कार्बन है ये लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन है। तो इस लोवेस्ट असिमेट्रिक कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, इसको हमें देखना है। इसको सिंपल कैसे याद रखेंगे, CH2OH से ऊपर वाला कार्बन, इस कार्बन पर OH ग्रुप कहाँ पर जुड़ा हुआ है, राइट में जुड़ा हुआ है तो D, लेफ्ट में जुड़ा हुआ है तो L फॉर्म। सिंपल इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। As in plus glucose, OH group on the lowest asymmetric carbon is on the right side, which is comparable to plus glyceraldehyde. So plus glucose is assigned to D configuration. जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसको किस तरीके से कंपेयर किया गया। यहाँ पर ये D प्लस ग्लाइसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पर D प्लस ग्लूकोज है। इस D प्लस ग्लाइसरॉल्डिहाइड में CH2OH से ऊपर वाला कार्बन, इस पर OH ग्रुप राइट साइड में। इसी तरीके से इस D प्लस ग्लूकोज में CH2OH से अगला कार्बन, इस पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में। तो हमने क्या किया, ये वाली इसकी स्ट्रक्चर और ये वाली इसकी स्ट्रक्चर को कंपेयर किया।
यानी ग्लूकोज की जो ये वाली स्ट्रक्चर है उसको ग्लाइसरॉल्डिहाइड की इस वाली स्ट्रक्चर से कंपेयर किया और इसके नाम के आधार पर इसको भी डी फॉर्म का नाम दे दिया गया, कंपेयर करके इसका नाम रख दिया गया। अदर असिमेट्रिक कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर नॉट कंसिडर्ड फॉर दिस कंपेरिजन। और आपको याद रखना है जो लोवेस्ट वाला असिमेट्रिक कार्बन है वही सिर्फ कंपेयर किया जाता है, बाकी ये वाले जो असिमेट्रिक कार्बन है ये कंपेयर नहीं किए जाते। लोवेस्ट वाला ही इससे कंपेयर किया जाएगा, बाकी कंपेयर नहीं किए जाएंगे। Also the structure of glucose and glyceraldehyde is written in a way that most oxidized carbon in this case CHO is at the top। और एक बार आपको याद रखनी है कि जो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है और ग्लाइसरॉल्डिहाइड की स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रखी जाती है कि इसमें जो CHO ग्रुप है वो कहाँ पर आए, वो टॉप में आए। CHO ग्रुप को टॉप में रखना है, CH2OH को लोवेस्ट में रखना है। इसी तरीके से ग्लाइसरॉल्डिहाइड में CHO ग्रुप को टॉप में रखना है। टॉप में इसलिए रखते हैं क्योंकि जो CHO ग्रुप का जो कार्बन है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीडाइज होता है, जो CHO ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए CHO को हम सबसे टॉप पर रखते हैं।